एक रिटायर्ड कपल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और आखिरकार अपने उस सपने को पूरा करने के काबिल बने। समुद्र पर अपनी लाइफ बिताने का सपना, उन्हें नहीं पता था कि उनका ड्रीम ही उनकी मौत बन जाएगा। टॉम और जैकी हॉक अपनी यॉट बेचने वाले थे ताकि वो अपने आने वाले ग्रैंड चाइल्ड के पास रह सके। एक यंग कपल बायर बनकर आया, एक प्रेग्नेंट वाइफ और एक छोटी सी बेबी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन सच कुछ और ही था। कुछ ही दिनों बाद टॉम और जैकी अचानक गायब हो जाते हैं। कोई कॉल नहीं, कोई ट्रेस नहीं, और उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा डिपॉजिट नहीं होता। तो सवाल ये है, अगर यॉट बिक गई थी तो वो दोनों गए कहाँ? और जब सच सामने आया तो वो इतना खौफनाक था कि आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है ट्रस्ट, बिट्रियल और एक ऐसे क्राइम की जो समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। They loved each other. Every single day they were building a future together. But then, something happened that shouldn't have happened. A deal was made. Jackie, this is Skylar. Come on, guys, let's take the boat out. And that was it. They went for a sea voyage and never came back. Days passed. No calls, no messages. Has anyone heard from them? Where are Tom and Jackie? Then the truth started surfacing. The GPS showed something disturbing. A route going straight towards the deepest part of the ocean. No turning back. No return path. What happened next was planned. Cold, calculated. And as brutal as it gets. That night, they weren't just taken out to sea. They were taken on their last voyage. This is a story of trust, betrayal, and a crime that was buried forever in the depths of the sea. साल 1966 की बात है। न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में टॉम नाम का एक लगभग 40 साल का आदमी रहता था, जिसके 2 टीनेज बेटे थे। उसकी पहली शादी इन्हीं बच्चों की मां से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का डिवोर्स हो गया। उसी साल टॉम अपने दोनों बेटों के साथ अपने नेबरहुड में होने वाले एक लोकल फूड कंपटीशन में गया था। वहां टॉम भीड़ भाड़ में इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर एक बेहद गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लेडी पर जाकर टिक गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बस उसे देखता ही रह गया, लिटरली उसे घूरता रहा, इतना ज्यादा कि उस औरत को भी फील हो गया। उसने नजरें उठाई, हल्का से स्माइल किया, थोड़ा ब्लश किया और फिर नजरें हटा ली। टॉम को तुरंत एम्बैरेसिंग सा लगा, क्योंकि वो पकड़ा गया था। अपने एम्बैरेसमेंट को दूर करने के लिए टॉम ने सोचा, यार अब जाकर बात करना ही पड़ेगा। टॉम, जो कि दिखने में हैंडसम और मस्कुलर था, वो कॉन्फिडेंटली उस औरत के पास गया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। उस औरत ने भी स्माइल किया और उसने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ये बताया कि उसका नाम जैकी है और वो 29 साल की है और फिलहाल सिंगल है। और बस यहीं से दोनों की आंखों ही आंखों में एक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगा और कुछ साल बाद 1989 में उन्होंने शादी कर ली, करीब 150 क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के सामने। शादी के बाद जैकी टॉम और उसके दोनों बेटों के साथ रहने आ गई। अब बच्चों की रियल मदर जिंदा तो थी, लेकिन वो उनसे काफी दूर थी, इसलिए वो दोनों बच्चे जैकी को ही मॉम बुलाने लगे, क्योंकि जैकी सच में उनके साथ रहती थी, उनका इतना ख्याल रखती थी, इतनी लविंग और केयरिंग थी कि उनका ऐसा बिहेव करना, उसे मॉम बुलाना पूरी तरह जस्टिफाइड लगता था। जब जैकी 22 साल की थी, तब उसका एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट की वजह से इंटरनली उसे इतना डैमेज हुआ कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी और जैकी हमेशा से मां बनना चाहती थी। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी विश थी। तो जब उसे इन दोनों बच्चों की मां बनने का मौका मिला, उसने उसे पूरे दिल से अपनाया। वो सच में एक फैबुलस मॉम बनी और फिर टॉम और जैकी ने मिलकर अपने दोनों बेटों को बड़ा किया। 2002 तक दोनों लड़के ग्रोन अप हो चुके थे और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। बच्चों के घर छोड़ने के बाद टॉम और जैकी सच में बहुत सैड रहने लगे थे। सडनली दोनों को अकेलापन महसूस होने लगा। इतने सालों से उनकी पूरी आइडेंटिटी पेरेंट्स होने के इर्द गिर्द थी। उनकी डेली रूटीन भी उसी के आसपास घूमती थी और वो अपने बेटों से बहुत क्लोज थे, लेकिन साथ ही उन्हें हमेशा से पता था कि ये दिन किसी न किसी दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कई साल पहले से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। वो हर साल पैसे बचाते थे ताकि जब बेटे घर छोड़े तो दोनों साथ में रिटायर हो सके, और उनका रिटायरमेंट आइडिया काफी यूनिक था। वो एक यॉट खरीदना चाहते थे और कैलिफोर्निया से मैक्सिको तक की कोस्ट लाइन के साथ सेल करना चाहते थे। लाइफ ऑन द सी, यही उनका अल्टीमेट रिटायरमेंट ड्रीम था। टॉम और जैकी कोई बहुत वेल्दी लोग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पैसे बचाने में दोनों एकदम डिसिप्लिन्ड थे। ना कोई फिजूल खर्ची, ना कोई दिखावा। पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने लिटरली हर एक पेनी बचाई थी और फाइनली 2002 में जब बेटे घर छोड़कर चले गए,
टॉम और जैकी ने अपना घर बेच दिया। घर की सेल से आए पैसे और उनके पास जो भी सेविंग्स थी, दोनों मिलाकर उन्होंने एक यॉट खरीद ली। थोड़ी पुरानी थी और परफेक्ट कंडीशन में नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अब वो उनकी अपनी थी और उसी यॉट का नाम उन्होंने रखा दी वेल डिजर्व्ड। सच में एकदम परफेक्ट नाम। दोनों ने अपना सारा सामान उस यॉट पर शिफ्ट कर लिया। फिर शुरू हुई उस बोट की सफाई, ऑर्गेनाइजिंग और जहां जहां बजट अलाउ कर रहा था वहां अपग्रेडेशन। एकदम मन लगाकर प्यार से हर छोटी बड़ी चीज को उन्होंने खुद सेट किया। हर कोने को अपने हिसाब से सजाया और उस साल की समर तक वो बोट अंदर बाहर से एकदम खूबसूरत लगने लगी थी। सब कुछ कोजी था और साफ दिखता था कि हर कोने में टॉम और जैकी का पर्सनल टच है। अब वह सिर्फ एक बोट नहीं रही, बल्कि उनकी एक घर बन गई थी। पानी पर तैरता हुआ एक ब्यूटीफुल घर। फिर अगले 2 साल वो दोनों लिटरली ड्रीम लाइफ जीने लगे। कैलिफोर्निया और मैक्सिको की कोस्ट लाइन पर सेल करते रहे। दिन में खुला समुंदर और शाम को वो ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स। ताजी मछली पकड़ते, साथ बैठकर कॉकटेल्स पीते और बस हर दिन को पूरी तरह जीते। लाइफ एकदम परफेक्ट लग रही थी और सच में यही वो लाइफ थी जिसका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। फिर 2004 में एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई। उनके एक बेटे ने बताया कि वो जल्द ही बाप बनने वाला है। मतलब टॉम और जैकी ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले थे। दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन जैकी, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि याद है ना, वो खुद कभी मां नहीं बन सकती थी और जब उसे फिर से वही मदरली फीलिंग मिलने वाली थी एक नन्हे बच्चे के साथ, उसके लिए ये किसी गिफ्ट से बढ़कर था। और बस उस छोटे से प्यारे बच्चों को गोद में लेने का ख्याल ही इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। भले ही टॉम और जैकी अपने यॉट वाली जिंदगी को दिल से प्यार करते थे, समुद्र, आजादी और सुकून, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस जिंदगी को पीछा छोड़ने का। अपनी प्यारी सी यॉट को बेचकर वो जमीन पर एक घर लेना चाहते थे। ऐसा घर जहां वो अपने बेटे के करीब रह सके और उसके साथ साथ उस आने वाले नन्हे मेहमान के साथ हर पल जी सके, क्योंकि अब उनके लिए सबसे बड़ी खुशी समंदर नहीं बल्कि उनका परिवार बनने वाला था। नवंबर 2004 में फॉक्स ने एक फिशिंग मैगजीन में अपनी यॉट बेचने का एडवर्टाइजमेंट दिया। इसकी कीमत करीब $500 मिलियन रखी गई थी और हैरानी की बात यह थी कि एड लगते ही बहुत जल्दी एक यंग कपल सामने आ गया जिन्होंने पहले से कुछ कैश सेव कर रखा था। उन्होंने बिना ज्यादा देरी किए उस यॉट को खरीदने का ऑफर दे दिया। टॉम और जैकी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फोन करके खुशखबरी दी कि उन्हें यॉट के लिए बायर मिल गया है। अब बस अगले कुछ दिनों में डील फाइनलाइज हो जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए उनके करीब आ जाएंगे। तो बेटे उनके उस फोन का इंतजार करने लगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। आखिरकार बेटों ने खुद फोन करना शुरू किया, लेकिन टॉम और जैकी फोन उठा नहीं रहे थे। कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्ड न करना टॉम और जैकी के नेचर में था ही नहीं। वो ऐसे लोग थे जो किसी न किसी तरह अपने परिवार के कांटेक्ट में रहते थे। अचानक इस तरह पूरी कांटेक्ट तोड़ देना, ये बात उनके नेचर के बिल्कुल अपोजिट थी। तो जब टॉम के भाई जिम, जो एक रिटायर्ड पुलिस चीफ थे, वो इस अचानक खामोशी के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना समय गवाए तुरंत न्यूपोर्ट बीच निकलने का फैसला किया। वो ऐसा सोच रहे थे शायद डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई हो, शायद वो अभी यॉट पर ही हो। उन्हें बस ये देखना था कि सब ठीक है या नहीं। जिम अपने एक दोस्त के साथ न्यूपोर्ट बीच पहुंचे और डॉक तक गए जहां दी वेल डिजर्व्ड खड़ी थी। फ्लोटिंग सेक्शन पर उतरकर वो सीधे यॉट के पास पहुंचे। बाहर से सब कुछ शांत था, कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही जिम ने ध्यान से आसपास देखा, कुछ चीजें थी जो बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। पहली बात, बोट के साइड से कुछ जंजीरें लटक रही थी जो सही से समेट कर रखी जानी चाहिए थी। और टॉम एक बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित इंसान था। उसकी यॉट हमेशा वेल मेंटेन्ड रहती थी। वो कभी भी जंजीरों को यूं लटकता हुआ नहीं छोड़ता। दूसरी बात, कुछ कंट्रोल पैनल्स के ऊपर के पार्ट्स उतारे हुए थे और वापस लगाए हुए नहीं थे। ये भी कुछ ऐसा नहीं था जो टॉम या जैकी करते। जिम का दिल अब कुछ गड़बड़ होने का इशारा दे रहा था। और फिर पॉट होल्स के ऊपर कुछ डर्टी टॉयल्स भी लटके हुए थे। तो ओवरऑल जिम और उसके फ्रेंड को यही लग रहा था कि शायद डील फाइनलाइज हो गई है, क्योंकि क्लियरली जो भी इस बोट के न्यू ऑनर्स हैं वही अब इसमें रह रहे हैं और इसलिए सब कुछ इतना
स्लॉपी और अनअरेंज लग रहा था, क्योंकि टॉम और जैकी कभी भी अपनी इस बोट को इस हालत में नहीं छोड़ते। तो जिम ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उस पर एक नोट लिखा, मैं जिम हूँ, टॉम का भाई। मैं इस बोट के न्यू ओनर से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई और उनकी वाइफ ने ये बोट आपको बेची है, लेकिन तब से वो मिसिंग है। प्लीज मुझे कॉल करें। कार्ड छोड़कर जिम और उसका फ्रेंड डॉक से निकलने लगे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि जिम का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक 21 साल की लड़की थी जिसका नाम था जेनिफर। उसने बताया कि उसे जिम का बिजनेस कार्ड उसकी यॉट पर मिला और हाँ, उसने और उसके हस्बैंड ने रिसेंटली यही यॉट हॉक से खरीदी थी। लेकिन जेनिफर ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। जिम की तरह वो भी टॉम और जैकी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बोट लेने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ कंट्रोल्स ऐसे थे जो उन्हें भी समझ नहीं आ रहे थे और इसके लिए टॉम और जैकी से बातें करनी थी। इसके अलावा जेनिफर को बोट के कुछ ड्रॉर्स में टॉम और जैकी का कुछ पर्सनल सामान भी मिला था जो क्लियरली पीछे छूट गया था, वो भी रिटर्न करना था। लेकिन जेनिफर बोली, मैं ट्राई कर रही हूँ कांटेक्ट करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। जिम ने पूछा, आखिरी बार टॉम या जैकी को कब देखा था आपने? जेनिफर बोली, जब सेल फाइनलाइज हुई थी, हमने लिटरली उन्हें पैसे दिए और हमने देखा कि उन्होंने पैसे लिए, अपनी कार में बैठे और चले गए। जिम ने फिर पूछा, कोई आइडिया है वो कहाँ जा रहे थे? जेनिफर बोली, हमारी उनसे पर्सनली ज्यादा बातें तो नहीं हुई, मोस्टली बिजनेस रिलेटेड ही हुई थी, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत पर्सनल बातें हुई, टॉम एक चीज बार बार मेंशन करता था कि वो और जैकी मैक्सिको में एक घर लेना चाहते हैं, किसी ऐसे टाउन में जो एरिजोना बॉर्डर के आसपास हो, क्योंकि उनका एक बेटा एरिजोना में रहता है और उसके यहाँ बेबी आने वाला है और वो उसके बहुत करीब रहना चाहते थे। जिम ने जेनिफर को थैंक्स कहा और बोला, अगर टॉम या जैकी के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज बताना। जेनिफर ने कहा, ओके, सेम टू यू, मुझे भी उनसे बातें करनी है। कॉल्स खत्म हुई और जिम वही खरा सोच में पड़ गया। तभी जिम को कुछ याद आया। एक औरत जिसे टॉम और जैकी ने हायर किया था, उसका नाम था पेट्रिसिया। पिछले कुछ सालों से जब से वो बोट पर रह रहे थे, उन्हें पता था कि ओपन सी में इंटरनेट प्रॉब्लम होगी, इसलिए बिल्स पे करने और टैक्सेस भरने में प्रॉब्लम आती। इसी वजह से उन्होंने पेट्रिसिया को हायर किया था और पेट्रिसिया उनकी फ्रेंड भी थी, उनके फाइनेंसेस मैनेज करने और बिल्स हैंडल करने के लिए। और जिम ने पेट्रिसिया का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। पहला सवाल जिम ने पूछा, पेट्रिसिया, क्या तुमने रिसेंटली टॉम या जैकी से बात की? पेट्रिसिया बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम ने पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया और फिर पूछा, क्या टॉम या जैकी के किसी भी अकाउंट में कोई बड़ा डिपॉजिट आया है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही $5 लाख डिपॉजिट हुए होंगे। पेट्रिसिया ने अकाउंट चेक किए और बोली, नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं आया, कुछ भी नहीं। दोनों फोन पर बात करते रहे, कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करते रहे, इतने सारे पैसे डिपॉजिट क्यों नहीं हुए, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। कॉल खत्म हुई और जिम का दिल एकदम बैठ गया। जिम ने न्यूपोर्ट बीच पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया और ऑफिशियली टॉम और जैकी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस ने सबसे पहला काम किया, यॉट के न्यू बायर यानी स्काइलर के बारे में डिगिंग शुरू की और जब उन्होंने 25 साल के स्काइलर यानी जेनिफर के हस्बैंड को चेक किया तो पता चला कि वो एक फिलौन था, आर्म्ड रॉबरी में अरेस्ट हुआ था, कन्विक्टेड भी हुआ और जेल भी काट चुका था। और बस यहीं से पुलिस की नजर स्काइलर पर एकदम टिक गई, क्योंकि टॉम और जैकी के मिसिंग होने से पहले जिन लोगों ने उन्हें आखिरी बार देखा था वो यही थे। पुलिस ने एक डिटेक्टिव को डॉक पर भेजा, कैजुअली वॉक अराउंड करने के लिए, द वेल डिजर्व को थोड़ा क्लोजली देखने के लिए, कुछ अनयूजुअल है क्या ये चेक करने के लिए। डिटेक्टिव डॉक पर पहुंचा, फ्लोटिंग सेक्शन पर चला, यॉट के बिल्कुल पास आ गया। बाहर से देखने पर अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। डिटेक्टिव विंडो के अंदर झांकने लगा, इधर उधर देखने लगा और तभी उसे कुछ दिखा। जो दिख रहा था वो एक खून से सना हाथ का निशान लग रहा था। डिटेक्टिव ने अंदर झांककर फिर से देखा और सच में बोट के अंदर एक ब्लडी हैंड प्रिंट जैसा कुछ दिख रहा था और बस इतना ही काफी था सर्च वारंट लेने के लिए। थोड़ी ही देर में पुलिस उस बोट पर थी, हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन जब प्रॉपर्ली चेक किया गया तो पता चला कि वो खून नहीं था बल्कि रस्ट था और बोट पर कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं मिला। पुलिस एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई, हाथ में कोई लीड नहीं थी, तो उन्होंने डायरेक्टली स्काइलर को कांटेक्ट किया और बोला, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा और एग्जैक्टली बताना होगा कि हॉक्स के साथ तुम्हारी लास्ट इंटरेक्शन में क्या हुआ था। स्काइलर आया और वो टोटली कोऑपरेटिव था। उसने डिटेक्टिव्स को पूरी बातें बताई। उसने बताया कि उसने एक फिशिंग मैगजीन में यॉट का ऐड देखा था। उसने टॉम हॉक्स से कांटेक्ट किया और अपना इंटरेस्ट दिखाया। दोनों मिले और फिर एक सी ट्रायल पर गए, बेसिकली बोट का टेस्ट ड्राइव। उसी दौरान स्काइलर ने टॉम को बताया कि
उसे बोट पसंद है और वो डील आगे बढ़ाना चाहता है। फिर नवंबर 15 को स्काइलर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, अपनी छोटी बच्ची, एक नोटरी और एक फ्रेंड को लेकर डॉक के पास वाले पार्किंग लॉट में पहुंचा। टॉम और जैकी भी वहां आए। स्काइलर ने पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस टॉम को हैंड ओवर किया। टॉम और जैकी ने नोटरी के सामने सेल डॉक्यूमेंट साइन किए। बोट ऑफिशियली स्काइलर की हो गई और फिर टॉम और जैकी अपना सूटकेस लेकर अपनी एसयूवी में बैठे और निकल गए, शायद मेक्सिको की तरफ। पुलिस ने स्काइलर से पूछा, इतनी एक्सपेंसिव यॉट खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? स्काइलर ने बताया कि वो 1990s में एक्चुअली एक चाइल्ड स्टार था, पॉपुलर टीवी शो पावर रेंजर्स पर, और वहीं से उसने काफी पैसे कमाए थे जो उसने सेव करके रखे थे। लेकिन फिर स्काइलर खुद ही रुक गया और बोला, एक्चुअली ये सच नहीं है। सच ये है कि ये पैसे चाइल्ड स्टार वाली कमाई से नहीं आए, वो पैसे मैंने चुराए थे और वही रॉबरी थी जिसके लिए स्काइलर पहले कन्विक्ट हो चुका था और जेल भी जा चुका था। तो अब पुलिस के सामने एक क्लियर पिक्चर बन रही थी, एक कन्विक्टेड फेलोन जिसके पास चोरी के पैसे थे और वही आखिरी इंसान था जिसने टॉम और जैकी को देखा था, और टॉम और जैकी बिना किसी ट्रेस के गायब थे। स्काइलर ने आगे खुद ही एडमिट किया और बोला, चाइल्ड स्टार वाला पैसा ये नहीं है, वो पैसे मैंने एक ड्रग किंगपिन से चुराए थे। उसने बताया, जब वो पकड़ा गया और जेल गया, उसने पहले से ही वो स्टोलन मनी कहीं हाइड कर दी थी। जेल से छूटने के बाद वो वापस आया, हाइडिंग स्पॉट से पैसे निकाले और अब उसके पास एक बड़ा अमाउंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पैसे थे स्टोलन ड्रग मनी, एकदम हॉट मनी, ब्लैक मनी। उससे उन पैसों को क्लीन करना था और इसलिए वो यॉट खरीद रहा था। प्लान सिंपल था, डर्टी कैश से यॉट खरीदो और फिर उस यॉट को बेचकर क्लीन मनी में कन्वर्ट कर लो। क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग। पुलिस एकदम शॉक में थी क्योंकि स्काइलर ने अभी अभी खुद को एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में पूरी तरह इनक्रिमिनेट कर लिया था अपनी ही जुबान से। लेकिन पुलिस ने अल्टीमेटली स्काइलर से कहा, देखो तुम इन्वेस्टिगेशन में इतने हेल्पफुल हो, इसलिए हम तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज नहीं लगाएंगे, और फिर स्काइलर को जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने बाकी लोगों के इंटरव्यूज लिए, स्काइलर की वाइफ जेनिफर, नोटरी और वो दोस्त जो फाइनल सेल के दिन विटनेस बनकर आया था। तीनों से एक ही सवाल, टॉम और जैकी के साथ आखिरी इंटरेक्शन उनका कैसा था, और तीनों ने लगभग एक ही बात बताई कि टॉम और जैकी ने पैसों से भरा सूटकेस लिया, पेपर वर्क साइन किया, कार में बैठे और चले गए। बस एक चीज थी जो उनके स्टेटमेंट में अलग थी और वो था टॉम और जैकी का बिहेवियर उस दिन। स्काइलर के अकॉर्डिंग टॉम थोड़ा एंग्शियस और पैरानॉइड लग रहा था इतने सारे कैश के साथ। लेकिन नोटरी ने कहा, मुझे तो टॉम और जैकी बिल्कुल नॉर्मल लगे, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। इतने सारे इंटरव्यूज के बाद पुलिस को लगा कि वो एक डेड एंड पर आ गई है, कोई नई लीड नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे। तब उन्होंने मीडिया की मदद लेने का फैसला किया। टॉम और जैकी की फोटोज के साथ एक बुलेटिन जारी करवाया, क्या कोई इन्हें पहचानता है, क्या किसी ने इन्हें रिसेंटली देखा है। उस बुलेटिन में उनकी फोटोज थी, उनकी व्हीकल की फोटो भी थी और लोगों से अपील थी कि अगर किसी ने इन्हें देखा है तो प्लीज सामने आए। और कुछ ही दिनों में मेक्सिको से एक बुजुर्ग कपल का कॉल आया पुलिस को। उन्होंने बताया, टॉम की एसयूवी अभी इस वक्त मेरे घर के सामने खड़ी है, रोड पर। अभी मेक्सिकन और अमेरिकन अथॉरिटीज दोनों तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचे जिस घर के बाहर वो एसयूवी खड़ी थी। उसका दरवाजा खटखटाया, सोच रहे थे शायद टॉम और जैकी अंदर हो या कम से कम कोई ऐसा इंसान जो उन्हें जानता हो। दरवाजा खुला और सामने था एक अनजान आदमी, मेक्सिको में रहने वाला, बिल्कुल कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। पुलिस ने पूछा, वो एसयूवी बाहर किसकी है? वो बोला, अरे वो मेरे दोस्त की कार है। पुलिस ने पूछा, क्या तुम्हारे दोस्त का नाम टॉम या जैकी हॉक है? वो बोला, नहीं यार, ये कौन है, वो कार तो स्काइलर की है। और बस यही वो मोमेंट था जब पुलिस को समझ आ गया स्काइलर झूठ बोल रहा था। उसने कहा था कि आखिरी बार उसने टॉम और जैकी को तब देखा था जब वो अपनी एसयूवी में बैठकर चले गए थे, लेकिन क्लियरली वो आखिरी बार नहीं था क्योंकि स्काइलर के पास उनकी कार पहुंची और उसने वो कार किसी रैंडम आदमी को मेक्सिको में दे दी। न्यूपोर्ट बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, स्काइलर की ऑन कैमरा मनी लॉन्ड्रिंग कन्फेशन को यूज किया और उसे अरेस्ट कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज पर। और जैसे ही वो कस्टडी में आया, उसके घर की तलाशी ली गई और घर के अंदर मिला टॉम और जैकी का सामान, लैपटॉप्स, वीडियो कैमरा, ऐसी चीजें जो वो कभी बोर्ड पर छोड़कर नहीं जाते। लेकिन इतने सारे एविडेंस के बावजूद स्काइलर अपनी बात पर अड़ा रहा, बोलता रहा, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ नहीं किया। और जेनिफर वो भी बाहर यही राग अलाप रही थी, यहाँ तक कि वो टॉक शोज और मीडिया में जाकर बोल रही थी कि स्काइलर बेगुनाह है, उसका हॉक्स के डिसअपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा था। जेनिफर टॉक शोज पर जाकर यही बार बार बोल रही थी, ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्काइलर का हॉक्स के डिसअपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं,
हम भी उनके बारे में उतने ही कंसर्न है जितना बाकी सब, लेकिन पुलिस इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उन्हें यह पता था कि स्काइलर कुछ छुपा रहा है, लेकिन इंट्रोगेशन में वो बस एक ही बात दोहराता रहा, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो पुलिस ने डिसाइड किया, चलो नोटरी और उस दोस्त को फिर से बुलाते हैं जो सेल के दिन विटनेस बनकर आया था। पहले नोटरी को बुलाया, कैथलीन हैरिस, एक काफी सक्सेसफुल नोटरी जिसका पूरा रिकॉर्ड क्लीन था, जिसने अपने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वो बैठी और एक बार फिर उसने वही स्टोरी सुनाई। टॉम और जैकी आए, पेपर वर्क साइन किया, कैश लिया, रिसीव में बैठे और चले गए। लेकिन जब पुलिस ने इंटेंसिव क्वेश्चनिंग शुरू की, कैथलीन टूट गई। उसने बताया, मैंने टॉम और जैकी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। स्काइलर ने मुझे कैश देकर हायर किया था ताकि मैं पहले से साइन हो चुके सेल डॉक्यूमेंट्स को बैकडेट करूं, बस यही था मेरा काम। टॉम और जैकी के साथ क्या हुआ मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद पुलिस गई उस दोस्त के पास, एलेंजो मेसन, जो विटनेस बनकर आया था। उसे बुलाया, उससे पूछा टॉम और जैकी के साथ आखिरी इंटरेक्शन कैसा था। पहले तो वो वही पुरानी स्टोरी पर टिका रहा, कैश मिला, इसी में बैठे और चले गए। लेकिन पुलिस ने उसे रोका और बोला, रुको, हमने अभी नोटरी से बात की है, उसने माना है कि वो झूठ बोल रही है, वो वहां थी ही नहीं, उसने डॉक्यूमेंट्स बैकडेट किए थे, तो हमें पता है तुम भी झूठ बोल रहे हो। और जैसे ही एलेंजो पकड़ा गया वो एकदम चुप हो गया, वो अब कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। पुलिस को पता था इस केस में कुछ निकलवाना जरूरी है, तो उन्होंने एलेंजो को ऑफर दिया, देखो अगर तुम हमें सब कुछ बता दो टॉम और जैकी के साथ क्या क्या हुआ, तो हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारी सजा कम से कम हो। कुछ देर चुप रहने के बाद एलेंजो बोला, ठीक है मैं बताता हूँ। एलेंजो एक यंग लड़का था, करीब 20 से 22 साल का, और वो एक्चुअली एक जेलर था। उसकी स्काइलर से मुलाकात तब हुई थी जब स्काइलर को आर्म्ड रॉबरी के केस में जेल हुई थी। जेल के बाद भी दोनों कांटेक्ट में रहे और धीरे धीरे दोस्त बन गए। और फिर नवंबर 2004 में स्काइलर ने एलेंजो को एक बड़ा राज बताया। उसने कहा, यार सच बताओ, मैं एक्चुअली एक इंटरनेशनल असैसिन हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं लोगों को मारने के लिए, लेकिन मोस्टली बुरे लोग होते हैं। और फिर बोला, अभी तक मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 बहुत बुरे लोगों को मारने का, टॉम और जैकी, लेकिन मुझे इसमें हेल्प चाहिए। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। एलेंजो ने सोचा, $1 मिलियन और हाँ कर दी। तो 15 नवंबर को स्काइलर, एलेंजो और एक तीसरा आदमी जिसे स्काइलर ने रिक्रूट किया था, वो तीनों डॉक के पार्किंग लॉट में पहुंचे। और ये किसी यॉट सेल को फाइनलाइज करने नहीं आए थे, वो आए थे टॉम और जैकी के साथ सी ट्रायल पर जाने के लिए। वो तीसरा आदमी था जॉन केनेडी, एक बड़ा मस्कुलर इंटिमिडेटिंग दिखने वाला आदमी, साउदर्न कैलिफोर्निया का एक लॉन्ग टाइम गैंग मेंबर। जब टॉम और जैकी पार्किंग लॉट में पहुंचे, टॉम जो कि एक लॉन्ग टाइम प्रोबेशन ऑफिसर था और फेलोन्स और कन्विक्ट्स को पहचानने में माहिर था, उसने इन तीनों को देखा और वो तुरंत समझ गया। टॉम को क्लियरली समझ आ चुका था कि इन लोगों की इंटेंशन सही नहीं है, तो वो कहने लगा, शायद आज का दिन ठीक नहीं है, रीशेड्यूल कर लेते हैं। स्काइलर देख रहा था टॉम और जैकी क्लियरली अनकंफर्टेबल है, इनको बोट पर ले जाना आसान नहीं होगा। तो स्काइलर ने झट से कहा, अरे टॉम जैकी रुको 1 मिनट। फिर स्काइलर साइड में जाकर एक कॉल करने लगा। तो स्काइलर साइड में जाता है और अपनी वाइफ जेनिफर को कॉल करता है। और जेनिफर ज्यादा दूर नहीं थी, बस कुछ ही मिनट्स में पार्किंग लॉट में आ जाती है अपनी एक साल की छोटी बच्ची के साथ। और जैसे ही जेनिफर उस ग्रुप के पास आती है, पूरा माहौल बदल जाता है। जैकी की नजर उस बेबी पर पड़ती है और बस वो उसे देखती रह जाती है। उसने बेबी को गोद में लिया, जेनिफर से बातें की और जैकी को लगा ये लोग जेन्युइन हैं। टॉम ने देखा कि जैकी रिलैक्स हो गई है, तो उसने भी सोचा, चलो फिर ठीक है, सी ट्रायल करते हैं। सब लोग यॉट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जेनिफर बोलती है, गाइज मैं नहीं आ सकती, बेबी अपसेट है, मुझे घर जाना होगा, आप लोग जाओ, मैं वापसी पर मिलती हूँ। लेकिन तब तक टॉम और जैकी कमिट कर चुके थे। थोड़ा हेजिटेशन जरूर था 3 स्ट्रेंजर्स के साथ एक बोट पर जाना, लेकिन फिर उन्होंने ट्रस्ट किया और सोचा सब ठीक ही होगा। और दोनों हॉक्स यानी टॉम और जैकी उन तीनों के साथ बोट पर चढ़ गए और बोट खुले समुद्र की तरफ निकल पड़ी। और जब वो डॉक से बहुत दूर निकल आए, चारों तरफ बस पानी ही पानी, तभी स्काइलर और जॉन टॉम के पास आए और बोले, टॉम नीचे चलो, कुछ दिखाना है। टॉम उनके साथ नीचे बेडरूम में चला गया। ऊपर किचन में एलेंजो और जैकी थे और अचानक नीचे से एक जोरदार आवाज आई। एलेंजो समझ गया यही सिग्नल था। उसने जैकी को झपट लिया। जैकी कुछ समझ भी नहीं पाई। एलेंजो ने उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके हाथ पीछे खींचे और हैंडकफ्स लगा दिए। टॉम को सिक्योर करने के बाद स्काइलर और जॉन ऊपर आए। उन्होंने जैकी को उठाया और नीचे बेडरूम में ले गए। वहां जैकी ने देखा उसका हस्बैंड टॉम हाथ बंधे हुए बेड पर लेटा है। जैकी को भी उसके पास पटक दिया गया और जैकी ने तुरंत स्काइलर की तरफ देखा, आंखों में आंसू, आवाज में दर्द, और बोली,
क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ? हम अभी तुम्हारी वाइफ से मिले हैं, मैंने तुम्हारी बेबी को गोद में लिया, हम बस घर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास, प्लीज। स्काइलर ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, बस एलेंजो की तरफ मुड़ा और बोला, इन दोनों के मुंह पर टेप लगा दो। और जब एलेंजो वो कर रहा था, स्काइलर ऊपर चला गया और उसने बोट को समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की तरफ मोड़ लिया। बोट चल रही थी। एलेंजो और जॉन नीचे बेडरूम में थे, टॉम और जैकी के साथ। टॉम जैकी को कंफर्ट कर रहा था, हैंडकप्स में बंधे हाथों से किसी तरह अपना हाथ उठाया और जैकी का हाथ थपथपाने लगा और वो जैकी से कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा, हमारे साथ जो भी होगा हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और फिर बोट रुक गई। स्काइलर ओशन के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच चुका था। उसने एलेंजो और जॉन को आवाज दी, टॉम और जैकी को ऊपर डेक पर ले आओ। एलेंजो और जॉन टॉम और जैकी को ऊपर डेक पर ले आए और वहां स्काइलर ने उन दोनों को फोर्स किया। बोट की सेल के डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए, साथ ही कुछ और पेपर वर्क भी साइन करवाया, जिससे स्काइलर को उनके बैंक अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाए। और डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त जैकी ने एक सिग्नेचर ब्लॉक पर जानबूझकर अपना लास्ट नेम गलत लिखा। उसने आखिरी का एस छोड़ दिया। यह कोई गलती नहीं थी, साफ था उसने ये इसलिए किया ताकि फ्यूचर में कोई देखे तो समझे कि ये सिग्नेचर दबाव में किए गए थे। सारे डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद तीनों उन्हें बोट के पीछे की तरफ ले गए और वहां स्काइलर ने टॉम और जैकी के सामने एलेंजो से जोर से कहा, जाओ आगे जाकर लोहे की जंजीर लेकर आओ। टॉम और जैकी समझ गए जो होने वाला था वो बिल्कुल उनके लिए अच्छा नहीं था। जैकी गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज हमें जाने दो, हमें जमीन पर वापस जाने दो, हमें अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना है, प्लीज। और टॉम, उसने किसी तरह जॉन की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाए और पूरी ताकत से स्काइलर के बॉल्स में एक किक मारी, लेकिन जॉन तुरंत उस पर टूट पड़ा और टॉम और जैकी दोनों को फिर से अपने काबू में कर लिया। फिर जॉन ने उन्हें बैक टू बैक बैठा दिया, यानी एक दूसरे की पीठ से सटाकर, और उनके हैंड कप्स आपस में कनेक्ट कर दिए। अब दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे। तभी एलेंजो उस भारी जंजीर को घसीटते हुए लाया और उन्हें बिल्कुल पास रख दिया। स्काइलर ने चेन उठाई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसे फॉलो किया और दूसरे सिरे को टॉम और जैकी के हैंड कप से जोड़ दिया। एक बार चेक किया और बोला, हाँ मजबूती से बंधा है। स्काइलर उठा, जंजीर के पास गया, पूरी ताकत लगाई और उस भारी जंजीर को बोट के साइड से उठाकर पानी में फेंक दिया। और जैसे ही वो जंजीर पानी में गिरी, टॉम और जैकी को बस एक ही आवाज सुनाई दी, जंजीर तेजी से खींचती हुई, लिंक बाय लिंक रेलिंग पर घिसटती हुई। वो आवाज, मेटल के लिंक्स का रेलिंग पर घिसना और फिर एक तेज झटका। अचानक चेन टाइट हो गई और उस झटके ने टॉम और जैकी को बोट के साइड की तरफ खींच लिया। एलेंजो ने बताया, उसी मोमेंट में जैकी का सिर बोट के साइड से इतनी जोर से टकराया कि एक तेज दर्दनाक क्रैकिंग साउंड आई और फिर स्काइलर, एलेंजो और जॉन बस खड़े रहे और देखते रहे। टॉम पूरी ताकत से कुछ भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी, ताकि अपनी जैकी को बचा सके। उस जंजीर के वेट के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन जंजीर का वेट और साथ में बोट का मूवमेंट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे टॉम और जैकी को ऊपर खींचता गया रेलिंग के ऊपर से, और वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए पानी में गिर गए। जब वो पानी से टकराए, वो तब भी जिंदा थे, होश में थे और एक दूसरे से बंधे हुए उस जंजीर के साथ तेजी से नीचे जाने लगे, लगभग 3500 फीट ओशन की गहराई की तरफ। एलेंजो ने पुलिस को बताया, जैसे ही टॉम और जैकी सरफेस के नीचे गए, स्काइलर बोट के एज पर झुक कर पानी में देखने लगा, बस देखता रहा। और जब वो पूरी तरह नजर आना बंद हो गया और बिल्कुल बबल्स भी आने बंद हो गए, स्काइलर के चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आई। वो हंसा और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उठा, कॉकपिट की तरफ चला गया और बोट को वापस डॉक की तरफ ले जाने लगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार था, जेनिफर। जेनिफर उस दिन बोट पर नहीं थी जब ये सब हुआ, लेकिन वो उतनी ही गिल्टी थी। सच तो ये था, ये पूरा प्लान उसी का आइडिया था, उससे ज्यादा पैसे चाहिए थे और उसने ये रास्ता चुना। याद है जब जेनिफर अपने बेबी को लेकर उस फाइनल मीटिंग में आई थी, वो बस यूं ही नहीं आई थी, वो जानबूझकर आई थी ताकि टॉम और जैकी को कंफर्टेबल फील कराए। एक वाइफ, एक छोटा बच्चा, इन्हें देखकर टॉम और जैकी को लगे ये लोग सेफ है। वो उन्हें ट्रैप में फंसा रही थी, उससे सब पता था, पूरा पता था। वो टॉम और जैकी को उनकी मौत की तरफ ले जा रही थी, नोइंगली। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेनिफर को यह भी पता था कि उस बोट पर क्या होने वाला है। फिर भी उसने टॉम और जैकी को जाने के लिए एनकरेज किया ताकि उन्हें मारा जा सके।
और उनकी वोट और पैसे हासिल किया जा सके। और स्काइलर वो पूरे वक्त जेनिफर के कांटेक्ट में था, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बीच बीच में साइड में जाकर उसे कॉल करता, अपडेट्स देता, क्या हो रहा है, आगे क्या करना है। जेनिफर घर बैठकर डायरेक्शंस दे रही थी, पूरी कहानी पीछे से कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इस केस का सबसे डार्क मोमेंट था वो वीडियो कैमरा। वो कैमरा जो पुलिस को जेनिफर और स्काइलर के घर में मिला था, वो टॉम और जैकी का था। टॉम और जैकी ने उसी से अपने पिछले 2 साल की पूरी लाइफ रिकॉर्ड की थी। उस दिन पर उनके सफ़र, सनसेट्स, उनकी मेमोरीज, उनकी ज़िंदगी। पुलिस ने उस कैमरे की टिप चलाई और शुरुआत में जो फुटेज आई उसमें जैकी थी। वो द वेल डिजर्व्ड के अंदर की फिल्मिंग कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी। वह कह रही थी कि शायद ये आखिरी बार है जब वो इस बोट के अंदर है, लेकिन साथ ही वो एक्साइटेड भी थी। बोल रही थी बायर्स बहुत अच्छे लोग हैं, बोट की अच्छी केयर करेंगे और वो दोनों फ्यूचर के लिए, अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और फिर फुटेज अचानक कट हो गई और अगला सीन था स्काइलर और जेनिफर थैंक्स गिविंग डिनर पर अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। बस कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने टॉम और जैकी को सबसे भयानक तरीके से मारा था, उन्होंने उनका कैमरा उठाया और उसी कैमरे पर अपनी जिंदगी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी। टॉम और जैकी की यादों के ऊपर लिटरली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। और फिर आया जजमेंट। एलेंजो को 20 साल की सजा मिली, उससे कहीं ज्यादा उसको सजा मिल सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ बताया था, पुलिस के साथ कोऑपरेट किया था, इसलिए 20 साल। जेनिफर को लाइफ इन प्रिजन बिना पैरोल की पॉसिबिलिटी के, वो कभी बाहर नहीं आएगी। जॉन केनेडी और स्काइलर डिलियन को दोनों को फांसी की सजा। टॉम और जैकी हॉक एक ऐसा कपल जिसने पूरी जिंदगी मेहनत और डिसिप्लिन से जी, पैसे बचाए, अपने बेटे को बड़ा किया और आखिर में अपना सपना जिया, और जो बस अपने ग्रैंड चाइल्ड के करीब रहना चाहते थे, वो आज भी उसी ओशन में है, लगभग 3500 फीट नीचे, एक दूसरे से बंधे हुए। जैसे टॉम ने कहा था, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू अस वी विल बी टुगेदर, वो साथ है हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो शायद आपको पता होगा कि इसका सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसा उन्हीं लोगों पर करते हैं जो सबसे ज़्यादा इनोसेंट लगते हैं। एक प्रेग्नेंट वाइफ, एक छोटी सी बेबी और एक जेन्युइन स्माइल। और कभी कभी यही चीज़ें कुछ लोग हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। टॉम और जैकी बस अपनी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे खूबसूरत चैप्टर जीना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बोट को वो बेच रहे हैं वही उनकी मौत बन जाएगी। उनका कोई ग्रेव नहीं है, कोई जगह नहीं जहां उनके बेटे जाकर फ्लावर्स रख सके, उनसे बातें कर सके। समुद्र आज भी शांत है, लेकिन उसकी गहराइयों में 2 लोग आज भी साथ हैं, एक दूसरे से बंधे हुए 3500 फीट नीचे। और जाते जाते टॉम ने जैकी से बस एक बात कही थी, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू अस विल बी टुगेदर। बस फर्क इतना है कि इस बार वो साथ हमेशा के लिए हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं, ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां आपको सोनी नहीं देती और कुछ कहानियां आपके साथ रह जाती है हमेशा के लिए। टिल देन प्लीज कीप अ हेल्दी एंड हैप्पी स्माइलिंग ऑन योर फेस।